आज 14 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और उसी के पार्ट ए के एनालिसिस के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके साथ में इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी के उन ट्रेंड्स और टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो बार-बार एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि अभी फ़िलहाल के एमपीपीएससी के ट्रेंड्स क्या हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अभी हाल-फिलहाल में पेपर्स हुए हैं, चाहे वो डेंटल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कल्चरल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वो रिपीट क्वेश्चन एक ट्रेंड बताते हैं कि एमपीपीएससी के पूछने का तरीका क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। उस पे आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस एमपीएफएसओ के पेपर के पार्ट ए का जो है डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कि किस का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका आया है वो मशीन लर्निंग के ऊपर है और मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आया हुआ है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। सबसे पहले इसका आंसर बता दें। इसका आंसर होगा सुदृढ़ीकरण शिक्षण या रीइंफोर्समेंट। एजुकेशन से रिलेटेड ये इसका आंसर है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये एआई की एक एआई का एक सिद्धांत है जो कि दंड और पुरस्कार के माध्यम से सीखने की अनुमति प्रदान करता है। तो एआई के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे डीप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है। एक आप देखोगे तो जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो भी इसी का पार्ट है। तो अब इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको भविष्य के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर पीएससी फोकस कर रहा है। तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, एआई की टर्मिनोलॉजी है, मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास में होना चाहिए। उसकी जो टर्मिनोलॉजी जो है वो आप जरूर तैयार करके जाएं ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक स्कोर गेन कर पाएं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि कुछ इस तरीके की वीडियो जो है 5-5, 10-10 मिनट की मैं बनाऊं, ताकि धीरे धीरे करके आपका एमपीपीएससी से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो सके, साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो सके। तो अब आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा आंसर सी, अलीराजपुर। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है फलों के प्रोडक्शन में एक अच्छा स्थान रखता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर किसका होता है? संतरे का प्रोडक्शन होता है। संतरा उत्पादन के लिए जो मुख्य ज़िले हैं वो आपका छिंदवाड़ा और आगरमालवा है। इसके अलावा आप देखिए तो कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी आप याद रखिएगा। जैसे आपका जो है आम अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, आपका केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इस तरीके के अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक डोमेन है, तो इसका आंसर जो है ये तो सही नहीं होगा। इसका आंसर सही होगा डी, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। तो मैंने आपको बताया ना कि डीप लर्निंग से जो है एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपका, एक मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आ गया, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन आया है। तो ये ट्रेंड आपको अब देखने को मिलेगा और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, इनसे जुड़े हुए 3 से 4 प्रश्न आपको एमपीपीएससी 2026 के प्री के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न उन्हीं तकनीकी शब्दावलियों पर आधारित होंगे जो कि इनको डिफाइन करती हैं। तो अब आप देखिए, तीसरा वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। अभी क्या है कि पूरा पेपर मुझे एनालिसिस करना है, इसलिए मैं डिटेल में और चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये देखिए एक प्रश्न बना है, अभी कुछ इसी तरीके का जो प्रश्न है वो आपका एआरई के एग्जाम में भी बना था और उसमें पूछा गया था कि जो भारत सरकार का नीति आयोग है उसके द्वारा राज्यों के लिए एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया 2025 में, तो उसमें बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से एमपी का देश में कौन सा स्थान है वो पूछा गया था। तो उसमें प्रथम स्थान एमपी ने प्राप्त किया था और कुछ इसी तरीके की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर बेसिकली अपन को फोकस करना है और एमपी एफएसओ के एग्ज़ाम में भी उन्होंने पूछा और एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट आपको पता भी है कि अभी गरीबी का जो
सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया था। इस गरीबी के सूचकांक में मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और मध्य प्रदेश की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसी को लेकर के प्रश्न भी पूछा गया। और प्रश्न क्या पूछा गया था कि जो दूसरी रिपोर्ट नीति आयोग की थी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की, उसमें मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज करी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में जो है सबसे ज़्यादा गरीबों के प्रतिशत में कमी आई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर 6.0 लाख करोड़ होगा। ये कई सारे जो लक्ष्य हैं ना, वो आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य एमपी ने कब तक का रखा है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश ने एक पर्टिकुलर आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य कब तक का रखा है। तो इसके ऊपर भी अपन कुछ इस तरीके की वीडियोस लेकर के आएंगे, ताकि जो है इसको अपन बहुत शॉर्ट में और बेहतर तरीके से आप इसको तैयार कर सकें। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? आंसर बी। गौड़ जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर ए होगा। एरापत्री जो है महुए का पेड़ होता है, टीकम जो है टीक का पेड़, वाकरा एक जंगली बिल्ली का नाम और नेतम जो है कुत्ते का नाम, ये गौड़ जनजाति के प्रमुख टोटम या प्रतीक चिन्ह है। जनजातियों से संबंधित प्रश्न हमेशा बनते हैं और आप देखिएगा कि गौड़ जनजाति के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या, यदि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जनजातियों के ऊपर, तो उसके 80 और 90 क्वेश्चन जो है वो लगभग गौड़ जनजाति से संबंधित रहेंगे, उसके आंसर भी गौड़ जनजाति से ही रहेंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। और कभी जैसे नहीं भी बनता है तो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर उसमें 4 जनजातियां लिखी हैं तो आप गौड़ जनजाति के आंसर को टिक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 7वें नंबर पर आते हैं क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष को हुई थी? तो कम से कम 3 से 4 बार तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ना, मध्य प्रदेश आदिवासी संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके इस प्रश्न को पूछा जाता है। और अभी इस बार पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2013। तो एमपी कल्चर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, इसका आंसर होगा 2013। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्रेंड को बताता है कि अभी आप देखेंगे तो कई सारी जो ट्राइबल बुक्स हैं वो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। और अभी भी आपका जो कल्चरल डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था तो उसमें भी आप देखोगे तो जो ट्राइबल बुक्स हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसमें एक पुस्तक पूछी गई थी जिसका नाम था कि पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। इसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक थे स्टीफन हिस्लॉप। ये जो है कल्चरल डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम अभी 2024 का जो हुआ था उसमें ये प्रश्न बना था। और उसी में 4 ऑप्शन में जो है वो जॉन मॉलकम, हीरालाल और एल्विन वेयर भी दिया था। तो अब आप देखिए वही हीरालाल जो है, हीरालाल शुक्ला के नाम से ही, मतलब उसी ऑप्शन से उन्होंने प्रश्न बना करके क्या दे दिया कि ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके केवल और केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके जो ऑप्शंस उसमें जो पूछे गए हैं उन ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? एच.एल. शुक्ला। और भी कई सारी एमपी की ट्राइबल्स के ऊपर जो पुस्तकें हैं वो आप याद रखिएगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन इसी में आया है कि जो आपका द बैरियर पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो आपकी जो है सॉरी अगर ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो वो वेरियर एल्विन की पुस्तक है, वो इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग या रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर भोपाल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के ऊपर आया है। देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? तो इसका आंसर कितना होगा? 25 करोड़ रुपए। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेतवा। नदियों और पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न बहुत ही फेवरेट है एमपीपीएससी के, और 2-3 क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और इनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो भी आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था तो 2 पुस्तकें मुझे ध्यान में आती हैं। एक पुस्तक का नाम है संस्कृति स्रोतस्वनी नर्मदा। ये पुस्तक जो है वो डॉक्टर AP द्विवेदी द्वारा लिखी गई है
एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, संस्कृति स्रोतस्वनी नर्मदा, ये डॉक्टर AP द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक है जिसका नाम है वेतवा, ये हरगोविंद गुप्त के द्वारा लिखी गई है। और अभी आप देखोगे तो प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा भी एक पुस्तक जो है वो लॉन्च करी गई थी, तो वो पुस्तक का नाम भी आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका नाम है परिक्रमा सार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी गई है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर का किला। राजा सूरजसेन के द्वारा बनवाया गया था ये ग्वालियर का किला, और इसको जो है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के किलों का मोती की जो संज्ञा है वो इस किले को दी गई। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, अब थोड़ा सा इन्होंने बदल करके प्रश्न पूछा है। अब ये नहीं पूछा कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं या सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का घनत्व कहाँ पर मिलता है। इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भील ट्राइब मिलती है, और भील ट्राइब का जो मूल क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र है। तो इसका आंसर भी वही आएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ST जो हैं वो कहाँ पर हैं? आपके पश्चिमी क्षेत्र में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.10% ST है और 15.60% क्या है? SC है। तो ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक फुल फॉर्म को लेकर के क्वेश्चन। आप देखोगे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और CDMA का फुल फॉर्म पूछा गया है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कुछ इसी तरीके के जो फुल फॉर्म है वो पूछे जाते हैं। ASC सेकंड का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म का आंसर क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और आपका जो है 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा कृषि अवसंरचना निधि योजना। जो आपकी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो ये अवार्ड विनिंग स्कीम से क्वेश्चन है, और MP की स्कीम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। MP की स्कीम्स भी जो है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो लेटेस्ट स्कीम्स आपको ध्यान में रखना है, और जो फेमस स्कीम्स हैं वो तो ध्यान रखना ही। और इसमें भी मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो यूथ से जुड़ी हुई जो योजना है या जो महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है वो अधिक पूछता है। जनजातियों से जुड़ी हुई योजना है, जैसे हम आपको बताएं तो आहार अनुदान योजना एक बहुत फेमस जनजातीय योजना है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न अभी हम देख रहे हैं तो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1995, 29 जून 1995। SC/ST कमीशन एक्ट ईयर है ये, और ये MP पॉलिटी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? तो आपको पता है कि जो वेतवा नदी है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बाकी नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों नदियां जो है पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई? इसका आंसर होगा 1995। ये भी पहले पूछा हुआ प्रश्न है और ये वापस से रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन भी अभी 2025 के एग्जाम में ही आप देखेंगे। आप देखिएगा इसको निकाल करके, तो ये भी जो डेंटल एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका पार्ट A है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 46। जो आपके DPSP है उसमें आपका आर्टिकल जो 46 है वो कहता है कि जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो है सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का जो प्रावधान है वो सरकार करेगी, सरकार का ये कर्तव्य है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725। और अभी देवी अहिल्याबाई से संबंधित ही कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ है और उसमें 25 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर से संबंधित 2 प्रश्न आ गए, तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना रोल है, और यदि करंट में कोई व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रहता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे अभी आप देखिए तो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम जो है भभूत सिंह जी के नाम पर किया गया, जो कि तात्या टोपे के साथ में जिन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था, तो उनके बारे में पूछा गया है। तो आप ऐसे व्यक्तित्व के नाम जरूर याद रखें। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 भाग के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फिशरीज या मत्स्य उद्योग। आपको पता है कि जो पंचायत है उनको 29
आपका 243 बी के अंतर्गत जो है वो जो विषय दिए गए हैं उसमें से मत्स्य उद्योग इसमें शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर होगा 243 टा या 243 के। आप याद रख सकते हैं कि आई में जो है वित्तीय आयोग से संबंधित है, जे जो है वो लेखा परीक्षा से संबंधित है और के जो है वो आपका निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है। तो वित्त, लेखा और निर्वाचन 243 में आई में आपका जो है वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, और 243 जे में राज्य का लेखा परीक्षण से संबंधित है और 243 के में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है वो। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा केन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुंटिया पटेल कहती है? तो इसका आंसर आएगा सहरिया जनजाति। और ये जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, बाद में उसका एमपीपीएससी में भी पूछा गया और अभी जो है वापस से मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर निवाड़ी होगा। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आएगा जगदीश जोशीला। ये निवाणी उपन्यासकार जो हैं इनको 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब ये जो साथ में जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? शिवना नदी के तट पर स्थित है। मंदसौर शहर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मंदसौर में एक बहुत ही फेमस अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसका नाम था मंदसौर अभिलेख या दसपुर प्रशस्ति। तो दसपुर प्रशस्ति से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मंदसौर इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 27 के बाद 28वें प्रश्न पर आते हैं। पुरा स्थल कायथा की खोज किसने करी थी? तो इसका आंसर होगा विष्णु श्रीधर बाकड़कर, और इन्होंने ही भीमबेटका की भी खोज करी, ये आप याद रखिएगा। कृष्णदत्त वाजपेयी जो है वो एरण सागर से संबंधित थे। एच डी सांकलिया ने जो है नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में भूमिका निभाई। तो ये प्रश्न जो मध्य प्रदेश के प्राचीनतम स्थल हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और खोजकर्ता का नाम ज़्यादातर पूछता है, तो आप याद रखिएगा। या संबंधित स्थल किस जगह पर है ये भी पूछ सकता है, जैसे एरण कहाँ पर है? सागर में है। कायथा आपका कहाँ पर है? उज्जैन में है। डांगवाला आपका कहाँ पर है? उज्जैन में है। इस तरीके के क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन जो है, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? तो हिरण्य गर्भदान। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछा गया है। आप इसको देखिएगा, पुराने प्रश्न जब आप लगाते होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो कितनी सच बात है कि एमपीपीएससी उन पुराने प्रश्न पत्रों को ही रिपीट करके देता है। यदि इस पेपर का हम एनालिसिस करें तो 50 में से 12 से 13 प्रश्न ऐसे होंगे जो एमपीपीएससी द्वारा अभी 1-1.5 साल के अंदर जो भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं उन्हीं पेपर से वो क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे, और एज इट इज आए हैं, उसमें कुछ बदलाव भी नहीं किया गया। तो जब सीधे सीधे आपको 50 में से 12 नंबर ऐसे ही मिल रहे हैं तो फिर उसमें आपको पुराने प्रश्न पत्रों को लगाने में क्या समस्या है, क्योंकि कितना सारा आपको ऑलरेडी पढ़ना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन सेट यदि आप लगाते हो तो आप पुराने पेपर्स ही लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आएगा नवसारी, गुजरात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा भारिया सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना जो संचालित की जा रही है उसमें परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में कितने माह कितने रुपए दिए जा रहे हैं, प्रति माह कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? 1500 रुपये। आहार अनुदान योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे जुड़े हुए प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे इस योजना का संबंध किससे है, यह योजना कब स्टार्ट हुई थी, और ये प्रश्न जो है 2-3 बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये आहार अनुदान योजना तो आप जरूर इसके सारे आयामों को आप कवर कर लीजिएगा। इसी से संबंधित आप देखिए तो राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना संचालित हो रही है जिसका नाम है पीएम जनमन योजना, और उसमें जो है जो पीवीटीसी समुदाय है मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो बैगा भारिया सहरिया, कोल, कोरकू, भिलाला और मवासी। तो इन समुदायों के लिए आप देखिए तो जनजातीय समूहों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए पीएम जनमन स्कीम जो है वो स्टार्ट करी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 15 नवंबर 2023 की स्कीम है और पूछ सकता है इसमें। एकलव्य जो विद्यालय हैं उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 63 है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है।
निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? आंसर आएगा इसका हजरत महल बेगम, ये सभी को पता है। इसके बाद में देखिए, अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया? तो इसका आंसर आएगा डेंगी ऑल, ये आएगा इसका आंसर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप देखिए, अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा है, और अभी आप एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम है। मतलब लगभग आपको जो है 1.5 महीने 1.5 साल से लेकर के 2 साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया गया था, और इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। दोनों ही चीज़ें सही हैं। इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है, और जो डिगना है, डिगना आपका पूछा जा चुका है। डिगना जो है वो गौड़ जनजाति से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, दोबारा पूछ सकता है। जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित हैं? इसका आंसर आएगा देवास। फिर वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो इसका आंसर आएगा 2006। चीलर बांध किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा शाजापुर। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक्सेसिबल रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए ही है। तो इसका आंसर शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना आना चाहिए, लेकिन एमपीपीएससी जो है वो ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना ये भी कंसीडर कर सकती है, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना। तो जो रूरल हैं और जो अर्बन एरियाज हैं दोनों के लिए ही एक्चुअली में जो ट्रैफिक प्रणाली है, जो यातायात प्रणाली है, उसको जो है बेहतर करना ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया था अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में। जैसे उसमें सिंपल पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश की जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, उसका उनका नाम क्या है? तो आंसर आता क्रांति गौड़। साथ में क्रांति गौड़ का संबंध किस जिले से है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये छतरपुर जिले से संबंधित है। और ये जो तीसरा प्रश्न इन्होंने जो बनाया है वो किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर के राष्ट्रीय पहचान बनाई? तो ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मुस्कान किरार तीरंदाजी से संबंधित हैं। तो कुछ क्वेश्चन यदि आपको ऑप्शंस पता है तो आप एलिमिनेट करके भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आएगा वेरियर एल्विन। फिर विशेष बहुउद्देशीय जनजाति एसएमपीटी विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसका आंसर आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अभी डिस्कस कर रहा था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। भील जनजाति में अतक और उदक क्या क्या है? तो ये सामाजिक रीति रिवाज है। अब आप देखिए, एमपीपीएससी का एक नया ट्रेंड है कि अभी उसने जो कल्चरल डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ ट्राइबल गेम्स के बारे में पूछा था। वो ट्राइबल गेम्स एमपी से संबंधित थे, और अभी इस पेपर में इन्होंने पूछा है कि भील जनजाति में जो अतक है और उदक है उसका संबंध किससे है। आप एक चीज समझिएगा कि ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि जो शब्द आपको सही तरीके से याद भी नहीं रहते हैं, है ना। तो अब उनको कैसे अपन याद रखें, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और मैं एक जो वीडियो बनाऊंगा पूरा इसी के ऊपर बनाऊंगा। 1920-21 में सागर में रतौन सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो इसका आंसर आएगा कसाई घर की स्थापना के विरोध में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है वो आप जरूर कमेंट करके बताएं। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 6 मार्च 1849। अभी 2 साल से एमपीपीएससी के पेपर में जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अभी देखिए आप एमपीपीएससी बताना चाह रहा है कि आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है आप ऐसा ना करें कि उसको रिवीजन ना करें, नहीं तो आपका 1 नंबर यहाँ से चला जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा अवधि कितनी है? तो इसका आंसर आएगा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास आएगा। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है? ये एक प्रकार का कृषि उत्सव है। तो
अब ये ऑप्शन अपन को दिखा रहा है कि अपन को एक्चुअली में क्या क्या देखना है जनजातियों से संबंधित, उनकी चित्रकला के बारे में देखना है, उनके भोजन से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो देखना है। जैसे आप देखेंगे सीडू जो भोजन है वो किसका है, कोरकू जनजाति का है, कोरकू जनजाति का है। और इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोदो और कुटकी जो है वो जनजातियों के प्रमुख भोजन है। विवाह से संबंधित प्रश्न हमेशा से बनते हैं, है ना। तो ये सभी आयामों को कवर करना है। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है। चूंकि उसमें विशेष डिवाइस लिखा है, ये शब्द को आपको पकड़ना है और इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, डिवाइस ड्राइवर। तो ये इसका सही उत्तर होगा। जो आखिरी प्रश्न है आज का वो ये है कि केन बेतवा लिंक परियोजना यह मध्य प्रदेश के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी। तो इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। तो इसके साथ ही आज की ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि एमपीपीएससी में जो भी संभावित टॉपिक्स से प्रश्न आ सकते हैं उन टॉपिक्स को बहुत संक्षिप्त रूप में वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आप भी कवर कर पाएँ और रिवीजन के दौरान उससे मुझे भी लाभ होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।